कासम अली शाह साहब की मिसाल सामने होने के बावजूद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इतना खतरनाक स्टेटमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों दागा? इसके पीछे क्या मुहरकात थे? कासम अली शाह साहब की व्यूवरशिप आप जानते हैं लाखों में थी। जब उन्होंने खान साहब के अगेंस्ट जो है ना वो एक वीडियो बनाई, आप जानते हैं सब, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उसकी व्यूवरशिप लाखों से ड्रॉप होके हजारों में बल्कि बाज़ औक़ात सैकड़ों में आ चुकी है। ये मिसाल सामने होने के बावजूद इंजीनियर ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? इसको मालूम था कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट इस मौके पे खान साहब के खिलाफ दिया तो ट्रोलिंग हो सकती है और व्यूवरशिप ड्रॉप हो सकती है, और वो ट्रोलिंग हो रही है और व्यूवरशिप भी ड्रॉप हो रही है। इसके पीछे क्या गिव एंड टेक हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहता हूं। 18 जुलाई को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक खतरनाक तरीन स्टेटमेंट दिया था खान साहब के खिलाफ। मेरे ख्याल में अब तक का वो सबसे खतरनाक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब जिंदा रह गए तो ये हो जाएगा। आपको याद है ना? और उन्हीं दिनों में अलीमा खान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मुझे खबर मिली है कि खान साहब को की फिजिकल एलिमिनेशन का जो है ना वो फैसला हो चुका है। इस किस्म की स्टेटमेंट दिलवाने का मकसद एक पब्लिक रिएक्शन को ऑब्जर्व करना होता है, और दूसरा जिस मजहबी पेशवा या किसी की फॉलोइंग ज्यादा होती है उसके थ्रू ऐसा स्टेटमेंट दिलवाया जाता है ताकि राय आमा हमवार की जा सके और रिएक्शन को, रद्द अमल को कम से कम किया जा सके। और 18 जुलाई को इसने स्टेटमेंट दिया इमरान खान के खिलाफ, और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कादियानियों के हक में फैसला सुनाया। समर मुबारक कादियानी केस में, याद है ना? जो ये अपनी एकेडमी में बैठ के समर मुबारक कादियानी केस में ये उसकी वकालत करता रहा। अपनी एकेडमी में एक लेक्चर के दौरान इसने यहां तक कहा कि हम इस केस में सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर देंगे। सबको याद है, ये बात सब ओपन है और सोशल मीडिया पे ये बात फैल चुकी हुई। तो फिर जनाब, जब 18 जुलाई को ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिया जाता, उसके पीछे कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है। बल्कि बाद लोग तो ये कहते हैं कि वो जो फैसला लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर जो कुरान और हदीस कोट की गई हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली कोट की गई हैं, उसके बारे में भी बाद लोग कहते हैं, खास तरफ इशारा करते हैं कि वो फैसला लिखा किसने। तो मुबैना तौर पे ये भी कहा जाता है कि तब भी गिव एंड टेक हुआ था, और वो फैसला इतनी पक्की गोलियां इन्होंने खेली कि वो फैसला रिव्यू पिटीशन में लिया गया। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब रिव्यू पिटीशन पर फैसला आ जाता है तो उस पर फिर मजीद रिव्यू मुमकिन नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ भी जनाब कच्ची गोलियां नहीं खेली गई, और इस फैसला को वापस करवाने के लिए जिससे कंसल्ट किया गया, मैं ये भी बता सकता हूं, लेकिन इसको आप फिर कभी ना लें, इस पर अलग से कभी प्रोग्राम करें। और वो इतना खतरनाक फैसला था कि अगर वो फैसला वापस ना करवाया जाता तो आज जगह जगह कादियानियों के सेंटर्स खुल चुके होते, तबलीगी मराकज खुल चुके होते, क्योंकि उस फैसले में ये इजाजत दे दी गई थी कि वो चार दीवारी के अंदर अपनी तबलीगी सरगर्मियां कर सकते हैं। किसी भी शादी हाल में प्रोग्राम कर सकते हैं, वो चार दीवारी के अंदर है। किसी भी ग्राउंड में टेंट लगा के अपना प्रोग्राम कर सकते थे, वो चार दीवारी के अंदर होता है। तो ये मुहतरम जो इतने ज्यादा यू टर्न लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, और जिसके मुसलमान असराफ के बारे में गलीज तरीन, इंतहाई घटिया, बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और दूसरी तरफ कादियानियों के बारे में इसके सैकड़ों सोर्स स्टेटमेंट्स हैं। आपने सुन रखी है मशहूर जमाना इसका स्टेटमेंट कि क़यामत के दिन कादियानियों के भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। इस किस्म के बेशुमार स्टेटमेंट्स हैं इसके कादियानियों के हक में, सोर्स स्टेटमेंट्स। और मुसलमान अकाबरीन के बारे में जिस किस्म की ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वो मैं यहां कोट नहीं कर सकता। इस किस्म के कुत्ता, खंजीर, टोमी, अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, तो ये तो एक खतरनाक खेल खेल चुका था, और इसको अपने इस फैसले पर इतना यकीन था कि इसने अपने मुंह पर, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर ये कहा कि मैं देखता हूं तुम ये फैसला कैसे वापस करवाते हो। जब मुसलमान उलमा इकराम ने ये फैसला किया कि हम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से वापस करवाएंगे, और आपस में बाहमी इत्तेकादी इख्तिलाफात होने के बावजूद तमाम अकातब फिक्र के उलमा इकराम एक प्लेटफॉर्म पर जमा थे, और ये तनहा शहजादा दूसरी साइड पर खड़ा था। तो वो फैसला अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी करवाया, और जो है ना वो इसकी जो खतरनाक प्लानिंग थी, क्योंकि अगर ये जगह जगह कादियानियों के सेंटर्स खुल जाते, तबलीगी इज्तिमात, उनकी गैदरिंग होना शुरू हो जाती, तो फिर अगला स्टेटमेंट इसने ये डालना था अपने शागिर्दों को कि जनाब वो आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए, भी कोई बात नहीं, हर एक का नुक्ता नजर सुनना चाहिए। तो जनाब इसके पीछे भी गिव एंड टेक हुआ है। हम असेस कर सकते हैं कि ये गिव एंड टेक क्या हुआ है, क्योंकि मौजूदा रजीम को बहुत ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं, और इस रजीम की सरकारी सरपरस्ती में जाने का प्रोग्राम हमें लग रहा है। क्योंकि जब जहां इस किस्म की रजीम, मजबूत रजीम मुसल्लत की जाती है, वहां पे कुछ मखसूस अकायद रखने वाले इस किस्म के मौलवियों को सरकारी सरपरस्ती दी जाती है। मिसाल हमारे सामने है
محمد بن عبد الوہاب نجری تیار کیا گیا، گستاخانہ عقائد پر اس کی جو ہے نا وہ اس کو بروٹ اپ کیا گیا، پھر اس کو سرکاری سرپرستی میں دیا گیا اور عرب کے عقائد کو انٹائرلی چینج کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ ایک اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں حالات کس طرف رخ اختیار کرتے ہیں اور یہ رجیم کس طرف رخ اختیار کرتی ہے، اور یہ مولوی صاحب جو جیل سے اٹھے ہیں، یہ کستوری ہی اٹھے ہیں اور اس نے امت کے اندر ایک آ کے نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ۔ 1.5 سے 2 ارب مسلمانوں میں کسی ایک مسلمان کا بھی یہ کلمہ نہیں ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کروڑوں مسلمانوں پر یہ تھوپ رہا ہے، تھوپنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے جتنے بھی سنجیدہ تباہ لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور گلی میں لے کے بدتمیز بچے، والدین کے گستاخ بچے اس کے پیچھے رہ گئے، بس جو سوشل میڈیا کے اوپر میمز بنا بنا کے بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، علماء کرام کے خلاف پورا سوشل میڈیا انہوں نے بھر دیا۔